हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। पिछले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट जान चुके थे और नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट जान चुके थे और नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। मकसद था नॉर्मलिटी पढ़ना, नॉर्मलिटी को डिस्कस कर लिए थे। बस एक ऐसा टर्म है जिसका नाम है एन फैक्टर, वही निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो ज़रा देखो ध्यान से, हेडिंग में दे चुका हूँ कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, और इसी एन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। दो नाम है, एन फैक्टर नहीं तो वैलेंसी फैक्टर। अब जरा देखो, ये एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर किस फॉर्मूला में आता है? तो इक्विवेलेंट मास, या तुम इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हो। इक्विवेलेंट मास बराबर मैं पढ़ा चुका हूँ मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर हम एन फैक्टर निकालना आपको सिखा दें तो किसी भी कंपाउंड का आप इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो। मोलर मास तो आप निकाल ही लोगे, मॉलिक्यूलर वेट, और एन फैक्टर बस निकालना आपको सिखाना है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। यही आपको सिखाना है। अब जरा देखो, ये जो एन फैक्टर का हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे, ये हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखो, पहला टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा एसिड। अब एसिड के लिए क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट, ईएम का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास का फार्मूला। मोलर मास तो रहेगा ही, और जिस एसिड का निकालेंगे उस एसिड का यहाँ पर रख देंगे मोलर मास, मतलब जिसका निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, जिस एसिड का, उसका मोलर मास ऊपर और नीचे एन फैक्टर। लेकिन एसिड के केस में एन फैक्टर का जो नाम होता है वो होता है बेसिसिटी। क्या होता है? बेसिसिटी। बेसिसिटी जो होता है एन फैक्टर का ही नेम है। किसके केस में? एसिड के केस में। अगर बेस हो जाए तो सेम फार्मूला रहेगा, मोलर मास तो ऊपर रहेगा ही, बस एन फैक्टर का नाम बेस के केस में हो जाता है एसिडिटी। तो जब भी एसिडिटी की बात आएगी तो कहना कि वो एन फैक्टर है। किसका एन फैक्टर है? बेस का। ठीक है। अगर तुम सॉल्ट के लिए तुम इस्तेमाल करते हो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला, तो मोलर मास तो ऊपर रहेगा ही, एम का मतलब मोलर मास। ठीक है। और किसका निकालना है? सॉल्ट का मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। लेकिन सॉल्ट के केस में एन फैक्टर का नेम हो जाता है टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। ठीक है। सॉल्ट में दो पार्ट होता है, केटायन होता है और एक एनायन। तो तुम कोई से ले लो, केटायन पर टोटल चार्ज ले लो, और नहीं तो एनायन पर टोटल चार्ज ले लो और मोड लगा दो। क्योंकि चार्ज अगर निगेटिव है तो आंसर क्या आना चाहिए? मोड लगाओगे तो पॉजिटिव, क्योंकि एन फैक्टर याद रखना पॉजिटिव नंबर है। एन फैक्टर क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। अगर तुम लिए हो आयंस, कोई आयन लिए हो, तो आयन केस में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, मोलर मास आयन के ऊपर रख दो और नीचे एन फैक्टर। एन फैक्टर आयन के केस में होता है चार्ज ऑन आयन। जो आयन पर चार्ज है वही हो जाएगा एन फैक्टर। लेकिन मोड लगा देना। मोड लगाने का मतलब कि पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, क्योंकि एन फैक्टर पॉजिटिव नंबर है। वैसे ही एलिमेंट के केस में इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। यहाँ पर एन फैक्टर का नाम क्या हो जाएगा? एन फैक्टर का नाम एलिमेंट के केस में वैलेंसी हो जाता है। ठीक है। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यहाँ पर बात हम बताने जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसके लिए एन फैक्टर का क्या होगा नेम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन को ही बोलते हैं एन फैक्टर। किस केस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके केस में क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, मोलर मास तो ऊपर रहेगा ही, नीचे बस बदल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लॉस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट में लॉस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो एक तो बात तय है, तुम किसी का भी निकालो इक्विवेलेंट वेट, ऊपर क्या होगा? मोलर मास उसका रहेगा, नीचे एन फैक्टर। अब एन फैक्टर का नाम अलग अलग है, एन फैक्टर का निकालने का तरीका अलग अलग है। कब? अलग अलग कंपाउंड के केस में। एसिड अगर रहेगा तो एन फैक्टर बेसिसिटी, बेस रहेगा एन फैक्टर एसिडिटी, सॉल्ट रहेगा टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो ये सब आपका एन फैक्टर का ही बात चल रहा है। अलग अलग कंपाउंड के केस में नेम क्या हो जाता है एन फैक्टर का? अलग अलग। इसीलिए एन फैक्टर एसिड के केस में अलग बताता है कॉन्सेप्ट, बेस के केस में अलग, सॉल्ट के केस में अलग। एन फैक्टर आपको अलग अलग तरीके से मैं निकालना सिखाऊंगा। ठीक है। मतलब पहले एसिड के लिए पढ़ेंगे, फिर बेस के लिए, फिर आयन के लिए, फिर सॉल्ट के लिए, ऐसे।
तो ये बस आपका एक जनरल मतलब टोटल जितना भी हम लोग एन फैक्टर का कैलकुलेशन करने वाले हैं सबको मैं एक जगह लिख दिया हूँ। आपको बात आ गया होगा समझ में। ये सब याद रखना कि एसिड के केस में एन फैक्टर बेसिसिटी होता है, बेस के केस में एन फैक्टर एसिडिटी होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है, अब ये सब निकालना आपको सिखाएंगे बारी बारी से। ठीक है, अब जरा देखो ये जितना फार्मूला हम लिखे हैं ये सब एक जगह इसी में जमा है, इसी में है, इसीलिए इसको हम बोल दिए हैं जनरल फार्मूला। मतलब इक्विवेलेंट वेट का ये जनरल फार्मूला है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर एसिड के लिए इस्तेमाल करोगे तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा एसिडिटी बेसिसिटी, अगर बेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा एसिडिटी, अगर सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा तो टोटल चार्ज ऑन केटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो ये फार्मूला को हम अलग अलग कंपाउंड के केस में यूज किए हैं, तो एन फैक्टर का नेम भी क्या आ गया है अलग अलग आ गया है। अब इसी एन फैक्टर को हम लोग निकालना सीखेंगे, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से कि एन फैक्टर के तो नेम मैंने अलग अलग कंपाउंड के इसमें बता दिया कि क्या नेम होता है। अब उसको निकालना सीखेंगे हम लोग। जरा एक बात यहाँ पर नोट में देखो, यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा बताओ मोलर मास कितने का मास होता है, एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को बोलते हैं मोलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो मोलर मास 1 मोल का मास होता है, इसीलिए एन फैक्टर भी एक ही मोल के लिए डिफाइन होता है। किसी भी कंपाउंड का एक मोल के लिए ही डिफाइन होता है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, हेंस एन फैक्टर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। एक मोल के लिए ही डिफाइन होता है एन फैक्टर। अब यहां पर देखो सेकेंड पॉइंट, एन फैक्टर इज नॉट फिक्स्ड। एन फैक्टर किसी कंपाउंड का फिक्स नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के नेचर पर, मतलब केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है एन फैक्टर। तो किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर फिक्स नहीं होता है। अब इस सब जितना बात मैं अभी तक लिखवा चुका हूं सबको मैं आपको बताऊंगा, एकदम दोपहर की तरह चमक जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनो, ध्यान से। पहला किसके लिए, फॉर एसिड, फॉर एसिड्स, ध्यान से एकदम देखना। देखो एसिड के केस में एन फैक्टर का नेम क्या होता है जी, एन फैक्टर का नेम बेसिसिटी होता है। क्या होता है जी, बेसिसिटी। एसिड के केस में बेसिसिटी होता है, नेम थोड़ा उल्टा है। अब बेसिसिटी क्या होता है यही बस देखना है कि ये क्या होता है। ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय 1 मोल ऑफ एसिड, ऑफ द एसिड। मतलब बेसिसिटी एसिड का क्या होता है, ये सिंपल किसी एसिड के द्वारा H प्लस कितना दिया जा रहा है, 1 मोल एसिड के द्वारा कितना H प्लस वो रिलीज कर रहा है, दे रहा है, उसी को बोलते हैं उस एसिड का बेसिसिटी, या उसी को बोलते हैं एन फैक्टर। ये बात आपको समझना है। ठीक है, अब जरा बताओ ध्यान से, एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखो ध्यान से। सबसे पहला एसिड हम लेते हैं HCl, ये एसिड है। अब इसका पता करना है कि एन फैक्टर कितना होगा। तो जरा देखो ये कितना H प्लस दे सकता है, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, सबको पता है, ये सब 19 में पढ़े हो। बताओ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान के चलेंगे, 1 मोल। क्या मानेंगे जी, 1 मोल। ठीक है, और नंबर ऑफ, यहाँ पर कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय 1 मोल ऑफ एसिड। मतलब एसिड के 1 मोल के द्वारा कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1 मोल, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल एसिड के द्वारा कितना मोल H प्लस मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है। इसीलिए बोलेंगे इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। मतलब 1 H प्लस दे रहा है तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। और उसी को मोल के टर्म में बोलोगे तो 1 मोल एसिड दे रहा है, 1 मोल H प्लस, इसलिए बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। बी फॉर बेसिसिटी। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास निकाल लोगे, मोलर मास HCl का अपॉन और 1 से डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। बस कितना सिंपल है। अब जरा देखो आगे ध्यान से,
H2SO4 को सब लोग जानते हैं, एसिड है। तो बताओ ये वाटर में जब डिजोल्व करेगा तो कितना H प्लस में टूटेगा, 2H प्लस और SO4-2, मतलब 2 यहाँ पर H दिख रहा है तो 2 में टूट जाएगा। अच्छा ये कितना मोल है, 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 मोल। और ये कितना मोल दिया, 2 मोल। तो बेसिसिटी क्या होता है किसी एसिड का, 1 मोल एसिड के द्वारा जितना नंबर ऑफ मोल H प्लस मिलेगा वही उसका बेसिसिटी हो जाएगा। तो 1 मोल के द्वारा कितना मिला है, 2 मोल H प्लस मिल गया है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। और इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, मोलर मास इसका अपॉन 2 से डिवाइड कर दो बेसिसिटी से। अब जरा देखो ध्यान से, बात यहाँ पर ये समझना, किसी एसिड के द्वारा कितना H प्लस दिया जा सकता है। तो बच्चा ये बोलता है कि सर जितना H दिखेगा उतना H प्लस दे देगा। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जरा देखो ध्यान से, H2SO4 का जरा स्ट्रक्चर बनाओ, LDS, लेविस स्ट्रक्चर, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तुम बताओ कितना H दिख रहा है, 2H दिख रहा है। किसी एसिड से वही H निकलता है, देखो धोखा खा जाओगे, जितना एसिड में H दिखेगा वही उसका बेसिसिटी नहीं होता है। लॉजिक देखो क्या होता है, जितना H अगर O से अटैच है वही उसका बेसिसिटी होगा, क्योंकि O का पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो इस पर क्या होगा, डेल्टा माइनस, और यहाँ पर डेल्टा प्लस, और ये इसको खींचेगा तो यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। तो H प्लस का निकलने का टेंडेंसी कितना, 2 है। तो इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा तो ये H और ये H निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना 2H प्लस निकलेगा, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी एसिड में H उतना ही निकलता है जितना H ऑक्सीजन से अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है तो वो H निकल जाएगा, ठीक है। आगे और क्लियर हो जाएगा। इधर देखो H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसका निकालना है N फैक्टर। तो जरा बताओ ये टूटेगा, तो बच्चा बोलेगा सर ये टूटेगा 3H प्लस में, और PO4 कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि ये 3 यहाँ पर चला जाएगा। अब PO4 यहाँ पर 1 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 3H प्लस, और PO4 -3 टूट गया। ये 1 मोल है, ये कितने में टूट गया, 3 मोल, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3। और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास, H3PO4 का मोलर मास निकाल लेना और अपॉन 3 से डिवाइड कर देना, ये इसके बेसिसिटी इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, H3PO3, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। बता इसका N फैक्टर कितना होगा, बच्चा बोलेगा सर 3H दिख रहा है तो 3H प्लस और PO3 माइनस, ऐसे तोड़ दीजिए, और इसका हो जाएगा बेसिसिटी कितना, 3, क्योंकि 3H प्लस दे रहा है, और ये हो गया गलत। अब वो सही क्या है जरा देखो ध्यान से, पहले मैं यहाँ से बताता हूँ। देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी एसिड में से उतना H प्लस निकलता है जितना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाओ। बताओ यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, फॉस्फोरस। कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे अरेंज कर दो। ये सबको पता है, लेविस स्ट्रक्चर में तुम लोग पढ़े हो। कितना हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पर अरेंज कर दो। जब ऑक्सीजन 2 एटम के बीच में होता है तो सिंगल 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 सिंगल, और ये कॉर्नर पे है, बाहर है तो डबल। बताओ कितना ऐसे H है जो ऑक्सीजन से अटैच है, 3, तो ये ऑक्सीजन H को मतलब बॉन्ड को खींचेगा, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, तो ये निकल जाएगा प्लस के फॉर्म में। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, मतलब यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसीलिए देखो इसका बेसिसिटी 3 है। लेकिन जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ से तुम बना सकते हो। देखो ध्यान से, ये H3 कितना ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पर कितना है, 3, 1 ऑक्सीजन कम हो गया है, तो कहीं तुम 1 ऑक्सीजन ऐसे छुपा दो, मतलब ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। जरा देखो ध्यान से, ये आपको सब बता दिया गया है। 1 ऑक्सीजन मैंने छुपा दिया और ये हो गया आपका H। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसका स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको छुपा दीजिए, नहीं, ये ऐसे ही होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जरा देखो कितना ऑक्सीजन से H, 3H है, 1 2 3, लेकिन वही H निकलेगा जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माने ऑक्सीजन से अटैच है।
फास्फोरस से ये डायरेक्ट अटैच है। फास्फोरस और H के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ खास होता नहीं है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होता है। इसमें देखो, तो खींचा इसको, सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन का। खींचा इसको तो प्लस, ये खींचेगा प्लस के फॉर्म में, ये नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो कितना H प्लस निकलेगा? 2H प्लस। तो बताओ 3 बेसिसिटी ना होगा, कितना होगा बेसिसिटी इसका? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखना पड़ेगा। और ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और कंपाउंड है इसमें, देखना जरा ध्यान से, वो ये है H3PO2। देखो 3 हाइड्रोजन है, तो बच्चा क्या बोल देगा, सर इसका 3 हाइड्रोजन है तो 3H प्लस में टूट जाएगा। अब PO2 -3 में टूट जाएगा और इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। किसी एसिड में जितना H दिखेगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आपका H प्लस में टूट जाएगा। वही टूटता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अटैच है। हाँ, जनरली यही होता है, जनरली उतना H निकलेगा जितना उसमें मौजूद है, जनरली आपका यही होता है। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल में ज़रा ध्यान रखना, इसमें ऐसा मत करना। हाँ, 3 में से 1 में, 2 में, एक तो पहले वाले में जितना H था उतना मिल गया था, लेकिन बाकी ये और इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बताओ, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देखो इसमें 3 मिल गया था, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन छुपा दो, ऐसे देखो छुपा दो, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखो H, मतलब यही से हम इसको बना दिए हैं। 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ से छुपा दिया ऐसे, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 छोड़ दिया, 2 छुपा दिया। बताओ कितना ऑक्सीजन से H अटैच है? ये वाला, यही खींचेगा, बस यही निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में यही निकलेगा। तो कितना H प्लस निकला? 1, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। तो 1 मोल एसिड 1 मोल H प्लस दे दिया, उसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, सबको पता है ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? इसका निकालना कितना बेसिसिटी, इसका बनाओ स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O OH। कितना हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है ऑक्सीजन से? 1, इसलिए 1 ही मिलेगा। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1, एक ही H मिलेगा, ठीक है। इधर देखो CH3 C डबल OH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बताओ इसका बनाओ स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन से अटैच है, 1 ही निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वही हाइड्रोजन निकलता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। तो इसका भी बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। इधर देखो आपका H2C2O4, जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर? 2। तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। इसका बनाओ पहले स्ट्रक्चर। कितना कार्बन है? 2 कार्बन। कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। ऐसे दिखा दो, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है? कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जनरली किसके साथ रखना? O के साथ। तो यहाँ पर कर दो, तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जब बीच में होता है तो सिंगल सिंगल से अटैच होता है। और ये डबल और ये डबल। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 3 बना चुका है, एक और बनाएगा, ये बीच में बना लिया। देखो इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड हो चुका है, ठीक है। तो यही 2H आपका निकल जाएगा, इसलिए बेसिसिटी कितना हो गया इसका? 2 हो गया। एक और कंपाउंड देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे एक और कंपाउंड, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। वो क्या है? देखो C6H5COOH। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? बनाओ स्ट्रक्चर इसका ऐसे OH। इसका भी बेसिसिटी कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिस। अब जरा देखो ध्यान से, अब तक जितना भी हम लोग एग्जाम्पल किए हैं एसिड का, सब में एसिड दिया था अकेला। जैसे H3PO4 जरा देखो, मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में अकेला है। तो बता, इसका हम बताएं बेसिसिटी कितना हो जाएगा? इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा। लेकिन जरा देखना, यही H3PO4 ये 3 रिएक्शन में मैंने इस्तेमाल किया है। अब इस रिएक्शन में निकालना है इसका बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी। और नोट में मैंने एक बात बता दिया हूँ, नोट में लिखवा दिया हूँ कि किसी भी कंपाउंड का N फैक्टर फिक्स होता नहीं है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के नेचर पर, ठीक है।
अभी जरा देखो ये अकेला है तो इसका एन फैक्टर कितना है, बेसिसिटी 3 है। लेकिन अब जरा देखो इस कंपाउंड में H3PO4 इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस रिएक्शन में अब देखना है इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा। 3 तो होता तब है जब वो अकेला है, लेकिन अब जरा देखो यहाँ पर बता इस PO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 3। अब प्रोडक्ट में देखो इस PO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना H निकल चुका है, 1 H निकल चुका है। तो बेसिसिटी तो उसी को बोलते हैं कितना H निकला है, तो 1 H निकल चुका है। तो बताओ इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1। अब जरा बताओ बेसिसिटी यहाँ पर 3 है H3PO4 का, वो 3 तब है जब अकेला है। इसीलिए कंपाउंड का अकेला में बेसिसिटी अलग होता है और रिएक्शन में उसके नेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के नेचर पर कितना होगा, तो फिक्स नहीं होता है। हाँ अकेला कितना है H3PO4, अगर हम आपको आइसोलेटेड फॉर्म में दे दें अकेले फॉर्म में तो बोलना 3, लेकिन रिएक्शन में तुम 3 देखते मत बोलना, रिएक्शन के मुताबिक डिसाइड करना। इधर देखो PO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पर PO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 1। मतलब 3 से 1 हो गया, 2 गायब हो चुका है, 2 निकल चुका है। तो बताओ बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। बताओ यहाँ पर PO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1 भी नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ 3 था, तीनों गायब हो गया, 3 H+ निकल चुका है। तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट बताओ इस केस में कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इसका मोलर मास निकाल दोगे अपॉन 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास निकाल लेना। यहाँ पर मोलर मास जो आएगा वही यहाँ पर आएगा, वही यहाँ पर आएगा, बस क्या चेंज कर रहा है, बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट निकालो, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 3। तो कंपाउंड एक ही है लेकिन इक्विवेलेंट क्या वेट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि एन फैक्टर बदल रहा है, बेसिसिटी बदल रहा है। इसीलिए मैं बताया था बेसिसिटी क्या होता है, रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के नेचर पे डिसाइड करेंगे, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब जरा बताओ इसका बेसिसिटी कितना है, 3 है। अब किसी कंपाउंड को देख के हम कैसे डिसाइड करें कितना उसका बेसिसिटी रिएक्शन में वेरी कर सकता है। तो जरा देखो 3 है, इसको बोल सकते हैं 3 तो होगा, 2 होगा और 1 होगा। उससे एक एक कम करते चले आओ और 1 तक रुक जाना। ठीक है, तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। देखो 1 2 3, तो आइसोलेटेड फॉर्म में निकाल देना, वो आइसोलेटेड फॉर्म के लिए बेसिसिटी हो जाएगा। रिएक्शन में कितना वेरी करेगा, तो 3 है तो 3 बता देना, फिर एक 2 बता देना, फिर एक 1 बता देना। अगर 2 आता है तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 4 आता है तो 4 3 2 1। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, ये 2 एग्जाम्पल में देखो, हम लोगों को निकालना है बेसिसिटी किसका, H2SO4 का, H2SO4 का। सर H2SO4 का तो बेसिसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, देखो निकाल चुके हैं, लेकिन अब H2SO4 किस में आ गया है, रिएक्शन में आ गया है, और रिएक्शन के मुताबिक H2SO4 का बेसिसिटी बदलेगा। अच्छा, अगर H2SO4 तुमको अगर कोई ऐसे तने तनहा दे दे, अकेले दे दे, तब बताओ कितना बताओगे बेसिसिटी इसका, 2 बताओगे। कितना बताओगे, 2 इसका बेसिसिटी, जब तने तनहा है, अकेले है तब। लेकिन बताओ रिएक्शन में वेरी कर सकता है, बिल्कुल करेगा। कितना कैसे कैसे वेरी कर सकता है, 2 है ना, तो एक 2 होगा सर और एक 1 हो जाएगा। तो एक 2 आएगा एन फैक्टर और एक 1 आएगा रिएक्शन में, और अकेला कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो देखो H2SO4 यहाँ पर ध्यान से देखो, SO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पर देखो तो SO4 के पास कितना हाइड्रोजन है, 1। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 गायब हो गया, तो 1 निकल चुका है, उसी निकलने वाले को ही तो बोलते हैं बेसिसिटी। तो 1 निकल गया तो बेसिसिटी कितना हो गया, 1। यहाँ पर देखो SO4 के पास कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1 भी नहीं है। इसका मतलब दोनों गायब हो चुका है, दोनों निकल चुका है, बेसिसिटी कितना आ गया, 2। अब बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का तो 98 होता है मोलर मास, अपॉन एन फैक्टर कितना, 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 98 होता है H2SO4 का मोलर मास अपॉन 2। बताओ यहाँ पे तो इक्विवेलेंट वेट 98 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 49। बताओ इक्विवेलेंट वेट बदला कि नहीं बदला, बदल गया। इसलिए इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता नहीं है, वो रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है।
और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एन फैक्टर फिक्स नहीं होता है, एन फैक्टर रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये था आपका एसिड से रिलेटेड एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको सब डील कर दिया है। अब जरा देखो ध्यान से, सब मैं आपको डिस्कस कर दिया। अब इसमें कुछ बात ये है कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड 3 टाइप के होते हैं। पहला देखो मोनो बेसिक एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मतलब बेसिसिटी के बेसिस के मुताबिक एसिड का टाइप, मतलब किसी एसिड के एन फैक्टर के बेसिस पर कितना टाइप हो सकता है। तो बेसिसिटी के बेसिस पर देखना, इसी को तो बोलते हैं एन फैक्टर। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी कितना हो जाए 1। तो जिस एसिड का बेसिसिटी 1 है तो उसको बोल देंगे मोनोबेसिक एसिड, उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड। जैसे मैं बताया था HCl, बताओ HCl का एन फैक्टर कितना होगा, बेसिसिटी कितना होगा 1, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है। बताओ ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। जैसे आपका ये क्या हो गया एसिटिक एसिड, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। दूसरा देखो डाइबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी कितना हो जाए 2 हो जाए, कितना हो जाए 2। जैसे देखो H2SO4, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2। H3PO2, इसका भी बेसिसिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा जी, इसका बेसिसिटी 1 होगा। H3PO3 का बेसिसिटी कितना होगा आपका 2 होगा। तीसरा देखो ट्राइबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी कितना हो 3। तो जिस एसिड का बेसिसिटी 3 हो जाए वो क्या हो जाएगा, ट्राइबेसिक एसिड। जैसे देखो H3PO4, इसका बेसिसिटी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 3, ये आपका ट्राइबेसिक एसिड है। तो एसिड के बेसिसिटी के मुताबिक 3 ही टाइप होता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। ज़रा ध्यान से इसको देख लेना। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर बेस, किसके लिए, बेस एसिड के लिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो।